नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भट्ट SKK मैथ्स क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं और जैसा कि समय अभी चल रहा है, लॉकडाउन है, तो पढ़ाई को लेकर सभी काफ़ी चिंतित हैं। तैयारियां डिस्टर्ब हो चुकी है पूरी तरह से। ऑफलाइन क्लासें लगभग बंद हो चुकी है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि आपको घर बैठे जो रीड के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको मिल सकें और आसानी से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो ज़्यादा फोकस मेरा रीड पे रहेगा। बाकी ये जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उनका उपयोग आप दूसरे एग्ज़ामों में भी कर सकते हैं, क्योंकि कई सिमिलर टॉपिक हैं, समान टॉपिक हैं जो पटवारी में भी काम में आएंगे और LDC वगैरह में भी काम में आते हैं, SSC में काम में आते हैं, राजस्थान पुलिस में काम में आते हैं, ग्राम सेवक में काम में आ सकते हैं। तो जिस भी एग्ज़ाम में वो उपयोगी हैं आप बिल्कुल उनको काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक सबसे पहला जो टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ वो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई एग्ज़ामों में आपसे पूछा जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। वर्ग एवं वर्गमूल। इंग्लिश में अगर इसको लिखें तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, अंग्रेजी नाम इसका ये रहेगा। मीनिंग थोड़ा सही कर देते हैं इसकी। स्क्वायर, ये क्यू है ना, स्क्वायर। ठीक है, अंग्रेजी पे वैसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है ना, कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कह सकते हैं इसको, वर्ग एवं वर्गमूल। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। तो वर्ग बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। देखो, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो कोई भी जो संख्या है, मान लीजिए वो संख्या x है, अगर उसको 2 बार गुणा किया जाए, कितनी बार गुणा किया जाए? 2 बार, तो उसको हम वर्ग कहेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस रूप में, यानी x की घात हम लिख देंगे 2, या इसको हम पढ़ सकते हैं x का स्क्वायर। क्या पढ़ सकते हैं? x का स्क्वायर या x की घात 2। तो ये तो होगा वर्ग हो गया। जैसे एग्जाम्पल अगर इसके लें तो 2 का स्क्वायर हो सकता है, 4 का स्क्वायर हो सकता है, 15 का स्क्वायर हो सकता है, आदि। इस प्रकार के एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि ये वर्ग के रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है, दूसरा जो हिस्सा है इसका है वर्गमूल। दूसरे हिस्से का नाम क्या है? वर्गमूल। तो वर्गमूल से क्या अभिप्राय है? देखो, वर्गमूल जो है वर्ग की उल्टी प्रक्रिया, इस चीज़ का ध्यान रखना। वर्ग का विपरीत क्या है? वर्गमूल है। क्या मतलब होता है इसका? इसमें हम क्या करते हैं? देखो, इसमें हम कुछ गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जो भी संख्या हमें दी गई है उसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। उन गुणनखंडों के फिर हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं। क्या करते हैं? 2-2 के जोड़े बनाते हैं। उसमें से एक गुणनखंड बाहर निकाल लेते हैं और वो जो एक अभीष्ट गुणनखंड बाहर निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, और मैं ज़्यादा डिटेल में अभी समझा दूंगा मैं आपको। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे प्रत्येक चीज़ बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और रहेगी। देखो, इसमें वर्गमूल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार का एक चिन्ह लगाया जाता है जिसको हम रूट बोल सकते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर रूट कह सकते हैं। तो इस चिन्ह को स्क्वायर रूट कहा जाएगा, या सामान्य भाषा में हम अंडर रूट भी बोलते हैं। किसी संख्या को अंदर लिखते हैं तो अंडर रूट बोला जाता है उसको। इस चिन्ह का मतलब क्या है? इस चिन्ह का मतलब है, जैसे मान लो अंदर अगर x लिखा हुआ है तो x की आधी घात। ठीक है, तो अगर हम किसी भी संख्या की आधी घात के रूप में उसको लिखते हैं तो उसका मतलब है कि हम उसको वर्गमूल के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तो इसको मतलब शब्द को समझने का तरीका है कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। बेसिकली वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया हैं। वर्ग में हम 2 बार गुणा करते हैं
और वर्गमूल में हम दो दो के जोड़े बना के एक गुणनखंड बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से शब्द हैं दोनों, बाकी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेंगे दोनों। ठीक है ना, सिंपल है और बिल्कुल पूरा जो चैप्टर है बिल्कुल सिंपल रहेगा। ठीक है ना, बस समझते रहिए प्रत्येक चीज़ को। अब हम चलते हैं आगे। देखो, ये तो इसके बेसिक थे कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। ठीक है, वर्ग को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्ग अगर हमें याद है तो वर्गमूल हमारे लिए ज़्यादा सरल होंगे। अब सीधा सा प्रश्न ये होता है कि साहब वर्ग तो काफ़ी सारे होंगे, क्योंकि संख्याएं तो काफ़ी सारी होगी, कितने वर्ग हम याद रखें। ठीक है, तो जितने आप रख सकते हैं उतने आप वर्ग आप याद रख सकते हैं। बाकी मेरा कहना ये होगा कि कम से कम 30 तक तो आपको याद होने चाहिए। ज़्यादा अगर आपको याद होते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका नुकसान है, बिल्कुल फ़ायदेमंद है, लेकिन कम से कम 30 तक तो आपको याद होनी चाहिए। मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप आराम से उनको नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम 1 का वर्ग लिखें तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको सबको पता है ये। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखो, स्क्वायर का मतलब आप समझ गए होंगे कि 1 को 1 से गुणा करना है 2 बार, 2 को 2 से गुणा करना है 2 बार, 3 को 3 से गुणा करना है 2 बार, तो ये हमें प्राप्त होता रहेगा। फिर 4 का वर्ग यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल से ये चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ हमें याद हो गई ना तो हमारे लिए प्रश्न थोड़े सरल हो जाएंगे। इसलिए हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, इनको अनिवार्य है ये मान लीजिए। अगर ये याद होंगे तभी हम आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 13 का स्क्वायर होगा 169 169। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। 15 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 225। 16 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 256। 17 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 289 289। 18 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 324। 19 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 361। 20 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 400। 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं 441। 22 का स्क्वायर लिख सकते हैं 484। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, यहाँ से हमें दो चीज़ें समझ में आएंगी, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा था, अब मेरे हिसाब से शायद आपको सही दिख रहा होगा। थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम थी, तो आप सबने ये नोट कर लिया होगा, और नहीं किया तो आराम से पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। और ये जो चीज़ें हैं ना, देखो ये याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको दोनों चीज़ें याद होगी, वर्ग भी याद होगा और वर्गमूल भी याद होगा। कैसे, जैसे हम अगर 1 का स्क्वायर लिखते हैं तो 1 हो गया, लेकिन 1 का वर्गमूल 1 हो गया। उल्टा होगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो दोनों चीज़ें याद हो रही है ना। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 का अगर हम अंडर रूट निकालें या वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको उल्टे भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ से आए तो 484 का वर्गमूल 22 होता है। ठीक है ना, 22 का स्क्वायर अगर हमें याद है 484, तो उसका उल्टा हमें ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि 484 अगर हमें लिखा हुआ है प्रश्न के अंदर तो उसका वर्गमूल क्या होता है, 22 होता है, उल्टा हो जाएगा उसका। तो हमें यहाँ से दोनों चीज़ें याद होगी, वर्ग भी याद होगा और वर्गमूल भी याद होगा। ठीक है, तो 22 तक मैंने बता दिया आपको। हम कहाँ तक
याद करने वाले हैं आज 30 तक। 30 तक देखो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को लग भी सकता है कि यार ये तो हम खुद भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, मैं कभी भी मना नहीं कर रहा कि आप नहीं लिख सकते, लेकिन जो मेरे को ठीक लग रहा है किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं उसी माइंड सेटअप से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि वर्ग और वर्गमूल पढ़ने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है वो बताना ज़रूरी है, भले वो ईजी हो, आपको आती हो पहले से, बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। तो मेरा जो काम है वो केवल इतना सा है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा उसको सीख सके, ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होनी चाहिए वो चीज़ें। ठीक है, और अगर हम अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे तो कभी भी सीख नहीं पाएंगे इस चीज़ को। मेरा ओपिनियन यही है कि हम चीज़ों को सीखने के हिसाब से देखें, ये नहीं देखें कि हमें इतना आता है कि मेरे को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो थोड़ा गलत है, नेगेटिविटी है वो। तो आप पॉजिटिव तरीके से चलें और जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको समझें, बिल्कुल निश्चित रूप से आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको आता है तो आप प्रैक्टिस के तौर पे लें कि यार ये चीज़ें मेरे को आती है तो मैं इसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो 23 नंबर पे अगर हम लें, 23 का स्क्वायर अगर हम लें तो 23 का स्क्वायर हो गया 529, जैसा कि मैंने बताया उल्टा वर्गमूल हो जाएगा। 529 का वर्गमूल क्या हो गया, 23 हो गया। 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 576 हो गया, और 576 का वर्गमूल 24 हो गया। 25 का स्क्वायर हो गया 625, 625 का वर्गमूल 25, दोनों चीज़ें याद होगी एक साथ। 26 का स्क्वायर हो गया 676, 676 का वर्गमूल 26। 27 का स्क्वायर हो गया 729, और 729 का वर्गमूल 27। 28 का स्क्वायर हो गया कितना, 784, 784 का वर्गमूल 28। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो। 29 का स्क्वायर हो गया 841, और 841 का वर्गमूल 29 हो गया। और 30 का स्क्वायर हमें सभी को पता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 0 का स्क्वायर 2 जीरो हो गई, यानी 900 हो गया, और 900 का वर्गमूल 30 हो गया। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हो सकता है आपको आती हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आती होगी, बिल्कुल आती होगी, लेकिन फिर भी एक बार आप अच्छे से इनको रिवाइज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर हमें 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद है तो हम आसानी से आगे के प्रश्नों को समझ पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए जब तक आपको मीनिंग याद नहीं होगी आप उस चैप्टर को समझ ही नहीं पाएंगे, ये चीज़ आप खुद भी मानते हैं। हिंदी आप पढ़ रहे हैं, जितना आपका शब्दकोश मजबूत होगा हिंदी उतनी ही मजबूत होगी। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता कि जिसको शब्द याद नहीं है, वोकेबलरी उसकी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी हिंदी अच्छी हो, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक इसी तरीके से गणित में भी क्या होता है, जिसको उस टॉपिक से संबंधित फॉर्मूले याद है, उससे संबंधित गुणधर्म याद है, नियम याद है, तो वो उसको आसानी से समझ पाता है। गणित में समझने में जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, क्योंकि हमारे बेसिक क्लियर नहीं होते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, तो वर्ग और वर्गमूल को पढ़ने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं फिर। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा ये, चलो आगे ध्यान देते हैं। तो ये थे बिल्कुल 1 से लेकर 30 तक के बिल्कुल सिंपल से वर्ग और वर्गमूल, जो कि आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वर्ग से संबंधित तो कोई ज़्यादा विशेष चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, फिर भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे तो मैं आपको अलग से एक सेशन ले लूँगा, उसका एक वीडियो बना दूंगा अलग से, उसमें आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वर्ग और वर्गमूल से संबंधित वो सारे एक साथ मैं बता दूंगा। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको समझा पाऊँ। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ वर्गमूल, जो कि इसका मेन टॉपिक है। वर्गमूल बेसिक आपको मैंने बताया कि वर्गमूल का मतलब है अंडरवुड में लिखना उसको। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, देखो वर्गमूल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्गमूल निकाला कैसे कैसे जाता है। तो वर्गमूल की बेसिकली इंपॉर्टेंट जो विधियाँ हैं वो 2 हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं, देखो 2 विधियाँ हैं इसकी। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड द्वारा,
अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। दूसरी जो विधि है इसकी, यह है भाग विधि द्वारा। ठीक है, ये दो विधियां हैं इसकी। होने में एक विधि और है, घटा के हम प्राप्त करते हैं, लेकिन वो बड़ी विधि है और एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के हिसाब से केवल दो ही विधियाँ इंपॉर्टेंट है, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। देखो थोड़ा बहुत मैं डिटेल यहाँ से समझाता हूँ आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है। देखो अभाज्य गुणनखंड, देखो दो शब्द इसमें आ रहे हैं। एक शब्द तो है यहाँ अभाज्य और एक शब्द है यहाँ गुणनखंड। ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा, अभाज्य यानी जो भाज्य नहीं है। ठीक है ना, दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक तो भाज्य होती है और एक अभाज्य होती है। उम्मीद है कि आपको याद होगी, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ आपको। भाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग तो जाता ही है, लेकिन साथ में अन्य संख्याओं का भाग भी जाता है। ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या हम मानते हैं किसको, 4 को, क्योंकि 4 में 4 का भी भाग जाता है और 2 का भी जाता है। एक का भाग तो सभी में जाएगा ही जाएगा, इसलिए हम एक को न तो भाज्य मानते हैं नहीं अभाज्य मानते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, एक को न तो भाज्य माना जाता है, नोट लगा के लिख लेना कि एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य जब भी आप देखोगे तो 2 से शुरू किया जाएगा। ठीक है ना, तो 2 को आप देखोगे तो 2 में 2 का ही भाग जाता है, अन्य संख्या का भाग जाएगा ही नहीं। 3 में भी ऐसा ही है, 3 का ही भाग जाएगा, और 4 में 4 के अलावा 2 का भी भाग जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। ठीक इसी के विपरीत अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य का भाग नहीं जाता है, उनको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाएं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ठीक है, उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हम आगे चलते हैं। देखो अभाज्य आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का ही भाग जाता है, 2 से शुरू होगी। गुणनखंड को समझते हैं। देखो गुणनखंड दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो गुणन और एक खंड। खंड का मतलब क्या हो गया, खंड का मतलब हो गया टुकड़े, और गुणन का मतलब हम मान लेते हैं गुणा के रूप में, गुणा के रूप में। ठीक है, तो गुणनखंड बेसिकली क्या चीज़ है, गुणा के रूप में टुकड़े, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। और पूरे शब्द को एक साथ देखा जाए और समझा जाए तो क्या हो सकता है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ। देखो ऐसे टुकड़े जो गुणा के रूप में हो और साथ ही वो टुकड़े कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए, तब हम उसको क्या कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड। यानी ऐसे टुकड़े जो अभाज्य हैं और गुणा के रूप में, उनको हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। ठीक है ना, और अभाज्य गुणनखंड जो है वो अभाज्य संख्याओं से निकाले जाते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो 2 से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी, 2 से। अगली संख्या क्या हो जाएगी, 3। 4 नहीं होगी क्योंकि 4 तो भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 में 4 के अलावा 2 का भी भाग जाता है। तो अगली संख्या क्या हो सकती है, भाज्य 5 हो सकती है। 5 के बाद क्या हो सकती है, 7 हो सकती है। 7 के बाद सीधी क्या होगी, 11 होगी। 11 के बाद 13 हो सकती है, 17 हो सकती है। इस तरीके से आगे संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो 2 से शुरू किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालेंगे सबसे पहले किसका भाग लगाते हैं, 2 का, फिर 3 का भाग लगाते हैं, फिर 5 का, फिर 7 का। इस तरीके से हम भाग लगाते हैं। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से संबंधित चीज़ें हैं। तो नाम आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या है। और भाग विधि को हम लेके चलेंगे अभी बाद में, पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में समझेंगे। देखिए आगे ध्यान देते हैं। तो 2 प्रकार की विधियां होती है वर्गमूल निकालने की, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। थोड़ा बहुत और समझते हैं देखो इसके बारे में। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि में देखो क्या किया जाता है। पहली चीज़ तो मैंने आपको समझा दी कि अभाज्य संख्याएं काम में ली जाती है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ इसमें 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं, ठीक है ना। कितनी संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं, 2-2 के। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि 2-2 के जोड़े कैसे बनते हैं, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो उन एग्जाम्पल से आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ पाएंगे कि वास्तव में अभाज्य गुणनखंड होते क्या है।
या दो दो के जोड़े कैसे बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हम लें, 256 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, और कौन सी विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ 256, ठीक है। और क्योंकि यहाँ भाग देना है हमें अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगी, 2 से, ठीक है ना। और इसको समझाने से पहले एक दो चीज़ें मैं और समझा देता हूँ। देखो कुछ नियम होते हैं विभाज्यता के, यानी भाग देने के, विभाज्यता के नियम। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सारे नियम याद होने जरूरी है। अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ने के लिए आपको कम से कम 3 नियम याद होने चाहिए। एक तो 2 का नियम, एक 3 का नियम और एक 5 का नियम। तीनों में बता देता हूँ। 2 से विभाज्यता बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता क्या होती है, देखो यानी 2 का भाग किन संख्याओं में जा सकता है। तो बिल्कुल सीधा सा नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा नियम है दोस्तों। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होती है, 2 से विभाज्य होती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इकाई का अंक क्या है, 6, तो इसमें 2 का भाग आसानी से जाएगा। तो कोई सी भी संख्या हो उसके इकाई का अंक आप देख लो, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, तो उसमें आसानी से आप 2 का भाग दे सकते हो। फिर दूसरा नियम है 3 से विभाज्यता, यानी हमें कैसे पता चले कि इस संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा नियम है, आप याद रख सकते हैं। क्या नियम है, देखो यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। बिल्कुल सिंपल सा नियम है। तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है, ठीक है दोस्तों। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनसे आपको ये नियम समझ में आएगा। जैसे यहाँ हम अगर एग्जाम्पल लें 5, 3, ये मान लीजिए जैसे इस संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसको हम एक तो भाग लगा के चेक करें, और एक हमें सीधा ही पता चल जाए, देखते हैं कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखो सीधा पता चल जाएगा। क्या लिखा है इसमें, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, अंक कौन कौन से हैं, 4, 3 और 5, तीनों को जोड़ लो, कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 5 12। अंकों के योग में किसका भाग जाए, 3 का भाग जाए, तो 3 का भाग जा रहा है क्या 12 में, बिल्कुल जा रहा है, 4 भाग। यानी हम ये कह सकते हैं कि 534 जो है वो 3 से विभाज्य हो सकती है, यानी 3 का भाग इसमें जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये आपके लिए कि 3 का भाग किसी संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। अगला नियम हम देखते हैं 5 से विभाजित। और भी संख्याएं हो सकती है, जैसे ये संख्या है, ठीक है। तो इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसको हम चेक करते हैं। देखो तो अंकों को जोड़ के देख लो, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 1 24, 24 में 3 का भाग बिल्कुल जाएगा 8 बार। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इस संख्या में 3 का भाग जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। 2 से विभाज्यता का नियम मैं बता चुका हूँ आपको, 3 से विभाज्यता का नियम ये रहेगा, अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का। और एक नियम और इम्पोर्टेंट है, देखो आप इनको बिल्कुल नोट करें, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए ये सब।
वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं एक एक चीज़ को। देखिए आगे अगला जो नियम है वो है 5 से विभाज्यता। ये कम से कम 3 नियम आपको याद होने बिल्कुल आवश्यक है। 5 से विभाज्यता बिल्कुल सिंपल सा नियम है। नियम क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होती है? 5 से। ठीक है, तो ये नियम रहेगा बिल्कुल सिंपल सा। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे क्या आ जाए, 0 या 5 आ जाए, तो उस संख्या में किसका भाग जा सकता है? 5 का भाग जा सकता है। जैसे मान लीजिए 100 है तो 100 में 5 का भाग जाता है। 2050 है तो उसमें भी जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। 1055 है, इसमें भी इकाई का अंक 5 आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो तो अगर इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो तो आप आसानी से उसमें भाग दे सकते हैं। किसका भाग दे सकते हैं? 5 का। ठीक है, तो ये 3 नियम है, काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है तीनों। ठीक है, तो वापस अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, अभाज्य गुणनखंड पे। विभाज्यता के नियम अगर आपको ये तीनों याद हैं तो आपके लिए अभाज्य गुणनखंड जो विधि है वो बहुत सरल हो जाएगी। जैसे यहाँ इकाई का अंक कितना है? 6, तो 2 का भाग हम दे सकते हैं। और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है तो 2 से हम भाग लगाना शुरू करेंगे। ये 2 एकम 2, 5 में देंगे, 2 दूने 4, 1 बच गया शेषफल। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता है आप आराम से इधर भाग दे सकते हैं। ये 256 लिख लिया हमने, इसमें भाग लगाया 2 का, 2 एकम 2, घटाने पे 0 बचा, 5 लिख लिया, 2 दूने 4, घटाने पे 1 बचा, आगे की संख्या लिख ली 6, 2 घंटे 16, घटाने पे बच गया 0, यानी भाग लगाने पे आ गया 128। ठीक है, अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो भाग लगा के देख सकते हैं। ध्यान दीजिए आगे। बाकी अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहीं से भाग लगाना आना चाहिए। प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर 2 का भाग लगाएंगे क्योंकि इकाई का अंक 8 है अभी भी। ठीक है, और इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने पर हम 2 का भाग दे सकते हैं। तो 12 में देंगे, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, अभी भी इकाई का अंक 4 आ रहा है, 2 तिया 6, 2 दूने 4, फिर 2 का भाग जा सकता है, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छिंग 12, 2 घंटे 16, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। यहाँ तक का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें भाग लगाना है। किन संख्याओं का भाग लगाना है? अभाज्य संख्याओं का। तो 2 का भाग इसमें जा रहा है, हमने दे दिया, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको हम लिख सकते हैं, अब हमें इसका वर्गमूल लिखना है। क्या लिखना है? वर्गमूल। तो मैं लिख सकता हूँ इसको √256। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि वर्गमूल को रिप्रेजेंट किया जाएगा अंडर रूट से, तो अंडर रूट मैंने लगा दिया है यहाँ, तो √256। अब यहाँ इनको लिखा जाएगा इस रूप में। ठीक है ना, बराबर में लगा देता हूँ, √256 बराबर, अंदर ये लिख देते हैं अपन सारी चीज़ें। कितने बार आ रहा है? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको कि 2 के जोड़े उसमें हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो 2 के जोड़े अगर हम इसमें बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, और यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं बनाना चाहते, ये तो एक तरीका हो गया लिखने का। बाकी अगर आप एक कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो यहीं से निकाल सकते हैं। इसमें से 2 निकल जाएगा, 2 के जोड़े बनेंगे और जो 2 गुणनखंड है उसमें से एक गुणनखंड हमें बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये एक गुणनखंड बाहर निकल गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ये लिखने के हिसाब से है कि अगर आपको डिटेल से लिखना है परीक्षा के हिसाब से तब आप ऐसे लिख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम के हिसाब से लिखना है तो यहाँ से डायरेक्ट, तो यहाँ से 2 निकल गया, इसमें से भी एक बार 2 निकल जाएगा, इसमें से भी एक बार 2 निकल जाएगा। यानी हम बाहर लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जैसे ही हम 2 के जोड़े बना के एक एक गुणनखंड बाहर लिखेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट हटेगा तभी तो हम कह रहे हैं कि इसका वर्गमूल ये है। अंडर रूट हटने के बाद ही माना जाएगा। ठीक है ना, अंडर रूट मत लगाना यहाँ। तो ये हो गया 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। यानी मैं ये कह सकता हूँ
कि जो अंडर रूट 256 है इसका वर्गमूल 16 है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी। देखो ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ आपको याद होगी, मैंने स्टार्टिंग में आपको वर्ग बताए थे। तो अगर हमसे डायरेक्ट पूछा जाए कि 256 का वर्गमूल कितना होगा, तो हमें तो 1 से लेकर 30 तक तो याद है, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि 16 का स्क्वायर हमने लिखा था 256 लिखा था ना, और 256 का उल्टा क्या होगा, वर्गमूल। वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो गया, तो 256 का वर्गमूल कितना हो गया, 16। तो आप आसानी से डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, लगने में बिल्कुल सरल लगती है कि यार ये चीज़ें तो क्यों समझाई जा रही, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ में डायरेक्ट पता चल गया है कि 16 आएगा। ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल इस तरीके से निकाला जा सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ, ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी विधि है। देखिए आगे ध्यान दीजिए। अगला जो उदाहरण हम लेते हैं, एक उदाहरण मैं आपके लिए और ले लेता हूँ अच्छा सा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके लिए 729। हमें 729 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 729 का वर्गमूल निकालने के लिए हम देखेंगे इकाई का अंक कितना है, 9 है, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमें 2 से ही तो शुरू करना है। 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3। 3 के लिए चेक करते हैं। देखो 3 के लिए हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो 9 और 2 कितना हो गया, 11। 11 और 7 18। 18 में भाग जाता है 3 का, बिल्कुल जाता है 6 बार। यानी हम समझ सकते हैं कि यहाँ किसका भाग जाएगा, 3 का। ठीक है, भाग देते हैं। देखो 7 में दिया 3 दूने 6, 1 बच गया 12 हो गया, 3 चौक 12। 9 में देंगे 3 तिया 9। वापस चेक करते हैं, क्योंकि देखो अब ये ध्यान रखना है कि 3 का अगर भाग जा रहा है तो वापस 2 का नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से चेक करते हैं, 3 और 4 कितना हो गया, 7। 7 और 2 9। तो 9 मतलब 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए हम इसमें 3 का भाग दे सकते हैं पूरी संख्या में। 24 में देंगे 3 उल्टे 24, 3 एकम 3। वापस 8 और 1 9, वापस चल जाएगा। 3 दूने 6, 2 बच गया, 3 7 21, और ये हो गया 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। क्लियर है यहाँ तक। जैसा कि आपको पता है अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, हम 2 के जोड़े बनाते हैं। अब जोड़ा किसका है, 3 का, तो संख्या भी बाहर 3 ही निकलेगी। ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीज़ है, जिस चीज़ का जोड़ा है वही चीज़ तो बाहर निकलेगी। और 3 का जोड़ा है तो 2 थोड़ी बाहर निकलेंगे, क्या निकलेगा, 3। यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अंडर रूट 729 यानी 729 का जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितना, 27। और ये भी आपको पहले से पता है, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक के वर्ग तो आपको याद है। तो 27 बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, तो ये थी आपके सामने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो आसानी से इन चीज़ों को अमल कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको एक बार, और इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि समझ में आई होगी। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। ये अभ्यास प्रश्न, प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, देखो हमें हल करना है किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो एक तो 81 का, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, हमें केवल प्रैक्टिस करनी है उसकी। ठीक है, 81 का वर्गमूल आप ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से। 169 का ज्ञात करें, 289 का ज्ञात करें, और 841 का आप ज्ञात करें। ठीक है, और 1-2 एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। पाँच 5625 का ज्ञात करें। ठीक है, तो ये 5 उदाहरण हैं आपके सामने जिनको आपको हल करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है,
और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम्पल है ना इस प्रकार के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डायरेक्ट किसी संख्या का भाग जाता है, ऐसे 2, 3, 5 इसका भाग नहीं जाता है। जैसा कि आप प्रश्न कॉल करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। और इन चीज़ों के लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि इसमें किसका भाग जाएगा, और वो हमें पता चलेगा 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद होने पर, ठीक है ना। तभी आपको पता चलेगा कि यार इसका स्क्वायर 169 है और इसका स्क्वायर 289 है, तो वहाँ डायरेक्ट भाग जाएगा। समय कितना खराब होगा, आप सोचोगे 1, 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 भाग ही नहीं जा रहे। तो 2 का भाग दोगे, 3 का दोगे, 5 का दोगे, 7 का दोगे, वो भाग ही नहीं जा रहा है, उसमें डायरेक्ट भाग जा रहा है किसका, 19 का, 23 का। तो वहाँ समस्या होगी ना आपके लिए। इसलिए आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। तो 529, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें डायरेक्ट किसी संख्या का भाग जाता है, ठीक है। तो ये आज हमने जो सीखी, इस विधि का नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता है, बिल्कुल आता होगा। बाकी जो भी कमज़ोर बच्चे हैं या जो जिनका लिंक गणित से नहीं है या छूट चुका है, काफ़ी टाइम हो गया, तो उन बच्चों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ सकें चीज़ों को वापस, और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये एग्ज़ाम्पल आप हल करें, बिल्कुल आपके लिए ये जितने भी सेशन आएंगे आगे वो इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका परिवार स्वस्थ होगा। इसी के साथ मैं आज की जो क्लास है उसको विराम देता हूँ। अगला टॉपिक क्या है, भाग विधि से वर्गमूल याद करना, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।